प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो आज हम दोस्तों आरबीएससी 12th क्लास का भूगोल का पूरा पेपर देखने वाले हैं। आप सबको पता है दोस्तों कि आपका भूगोल का एग्जाम 16 फरवरी को होने वाला है। अगर आपका भी एग्जाम 16 फरवरी को है तो इस क्लास को ध्यान से पूरा जरूर देखें। ज्योग्राफी का पेपर है दोस्तों आपका, वो टोटल 56 नंबर का रहेगा। 56 नंबर का दोस्तों ये पेपर रहेगा। अगर आप चाहते हो कि आपके भूगोल में पूरे में से पूरे नंबर आए तो इस क्लास को ध्यान से पूरा जरूर देख लेना। एक भी क्वेश्चन हमारी क्लास से बाहर नहीं आएगा, ये मेरी फुल गारंटी रहेगी। आपको कुछ नहीं करना है, जो भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है, उनको अच्छे तरीके से याद करके जाना है एग्जाम में। 100% दोस्तों आप कहोगे सर मजा आ गया आपकी क्लास को देखने के बाद। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये वे क्वेश्चन है जो 16 तारीख को आपको परीक्षा में सीधे मिलेंगे। तो बिल्कुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्लास को ध्यान से पूरा जरूर देखें, ठीक है। तो सबसे पहले अपन दोस्तों एमसीक्यू प्रश्न देखेंगे। अब सद्य वाले क्वेश्चन दोस्तों हैं वो अपन पहले करते हैं, उसके बाद खाली जगह वाले क्वेश्चन करेंगे, फिर अति लघुरात्मक क्वेश्चन करेंगे, फिर लघुरात्मक, फिर निम्नात्मक, ठीक है ना। तो कंप्लीट दोस्तों पेपर आपके सामने रहेगा। सबसे पहला ही क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ दोस्तों, मानव भूगोल में किसके अध्ययन पर बल दिया जाता है। जो दोस्तों मानव भूगोल होता है ना, उसमें किसका अध्ययन होता है। तो प्यारे साथियों, मानव भूगोल में प्रकृति और मानव दोनों का अध्ययन किया जाता है। सी ऑप्शन आप सबका सही है। दूसरा प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा एक आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। आर्थिक का मतलब आपको बताया दोस्तों जहाँ से क्या है पैसे वगैरह आते हैं, है ना, धन वगैरह दोस्तों। तो देखिए, संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, पर्यटन भूगोल, सैन्य भूगोल। तो प्यारे साथियों, आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है वो सैन्य भूगोल नहीं होता है। जो भी ऑप्शन डी बता रहा है बहुत बढ़िया। अगला, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दोस्तों है वो किस देश का है, तो वो है सिंगापुर का। जो भी सिंगापुर बता रहा है सिंगापुर सही है। मैं वादा करता हूं कि आपके एग्जाम में इससे बार कुछ नहीं आएगा, बट आपको ये प्रश्न दोस्तों हैं वो अच्छे से देख लेना है, ठीक है ना। विश्व की 10% जनसंख्या कितने प्रतिशत स्थल पर निवास करती है। विश्व की जो 10% दोस्तों जनसंख्या है वो कितने प्रतिशत भूभाग पर निवास करती है, तो वो करती है 10। बिल्कुल 10% जनसंख्या है वो 10% भूभाग पर निवास करती है। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला विद्यार्थियों, सर्वोच्च मानव विकास सूचकांक वाला देश कौन सा है। कमेंट करेंगे सबसे अधिक विद्यार्थियों ना, सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश है वो कौन सा है। नॉर्वे, भारत, आयरलैंड या स्वीडन। तो नॉर्वे है दोस्तों वो सर्वोच्च मानव विकास सूचकांक वाला देश है। अगला प्रश्न, अगला है निम्नलिखित देशों में से किसमें सहकारी आंदोलन सर्वाधिक सफल रहे हैं। देखिए, इन चार देशों में से आपको बताना है कि सर्वाधिक सहकारी आंदोलन है वो सफल कहाँ पर रहे। तो वो दोस्तों आपके रहे यहाँ पर डेनमार्क में। जो भी डेनमार्क बता रहा है डेनमार्क ऑप्शन आपका राइट है। अगला, पशु आधारित उद्योग कौन कौन से है। चमड़ा उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, हाथी दांत उद्योग या सभी। तो चमड़ा भी होता है, ऊनी वस्त्र भी है और हाथी दांत भी है। तो ऑप्शन डी आप सबका राइट है कि तीनों के तीनों ही क्या है, पशु आधारित उद्योग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से धुएं की चिमनी वाला उद्योग है ना, जिसके अंदर क्या होता है दोस्तों, धुएं की चिमनी लगी हुई होती है। वो उद्योग कौन कौन से होते हैं, भारी इंजीनियरिंग उद्योग या धातु पिघलने वाला उद्योग, रसायन निर्माण उद्योग या सभी। तो इन तीनों में दोस्तों क्या होती है, धुएं की चिमनी लगी हुई होती है, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, वैश्विक संचार तंत्र में वास्तविक क्रांति का सूत्रपात किसके माध्यम से हुआ है। यहाँ पर आपको बताना है प्यारे विद्यार्थियों कि वैश्विक संचार तंत्र में वास्तविक क्रांति का सूत्रपात किसके माध्यम से हुआ है। तो ये हुआ है दोस्तों इंटरनेट के माध्यम से। किसके माध्यम से हुआ है, इंटरनेट के माध्यम से। अगला विद्यार्थियों, कल पंजीकृत रोजगार एवं राजस्व की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा तार्किक क्रियाकलाप। फटाफट एक बार कमेंट कर बता देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न को मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। बाकी अगर आप पहले से पढ़ के जाओगे तो एग्जाम आएगा तो घबराओगे नहीं तो कहोगे ये कहाँ से आ गया, है ना। देखिए, कुल दोस्तों अगर देखें यहाँ पर कुल पंजीकृत रोजगारों एवं राजस्व की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा तार्किक क्रियाकलाप है वो है पर्यटन। जो भी पर्यटन बता रहा है पर्यटन सही है। अगला, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग। देखिए, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है दोस्तों, तो वो है पार साइबेरियन रेल मार्ग, जो कि विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। अगला, सवेज नहर जिन सागरों को जोड़ती है वो है। सवेज नहर दोस्तों है ये भूमध्य सागर तथा लाल सागर को आपस में जोड़ती है, ठीक है ना। सवेज नहर के बारे में इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कवर कर लेना।
अगला विद्यार्थियों, भारत द्वारा आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया गया था। भारत के द्वारा आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब किया गया दोस्तों? तो ये 19 अप्रैल 1975 को, ठीक है ना। भारत द्वारा आर्यभट्ट का प्रक्षेपण 19 अप्रैल 1975 को किया गया था। अगला सवाल, अगला है वोल्गा जलमार्ग कहाँ पर है? कमेंट करेंगे दोस्तों। वोल्गा जो जलमार्ग है वो है दोस्तों रूस में, ठीक है ना। वोल्गा जलमार्ग रूस के अंदर स्थित है। अगला सवाल दोस्तों, WTO की स्थापना कब हुई थी? देखिए पूरा नाम है, यहाँ पर इसकी स्थापना है। इसको लेके भी आपके 2-4 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो देखिए WTO की स्थापना है वो अपने हुई थी 1995 में। ऑप्शन ए आप सबका सही है, ठीक है। WTO का फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? विश्व व्यापार संगठन। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? WTO का मुख्यालय दोस्तों है वो है जिनेवा में। कहाँ पर दोस्तों है? जिनेवा में। जब एग्जाम हो जाएगा तो मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा, देखना कि हमारी क्लास से कितने क्वेश्चन मिले, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? देखिए सर्वाधिक जनसंख्या दोस्तों है वो है उत्तर प्रदेश की। कहाँ की है? यूपी की जनसंख्या है वो सर्वाधिक है। भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई? कमेंट करेंगे दोस्तों। भारत की पहली जनगणना हुई थी वो अपने 1872 में हुई थी। कब हुई थी? 1872 में। निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व दोस्तों है वो है अरुणाचल प्रदेश का। किसका है सबसे कम? अरुणाचल प्रदेश का। देखिए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले देखो, अगर आप 12th के बाद में BSTC, CET, हाईकोर्ट एग्जाम या रीट की तैयारी करना चाहते हो तो प्ले स्टोर से RP स्टडी आप डाउनलोड करें। यहाँ पर सारे कोर्सेज अवेलेबल है। अगर आपको BSTC करनी है, अगर आपको 12th के बाद टीचर बनना है तो BSTC की तैयारी कीजिए। अगर आपको पुलिस, वीडियो, ग्राम सेवक, पटवारी ऐसे दोस्तों एग्जाम की तैयारी करनी है, LDC वगैरह, तो आप CET कीजिए। तो सारे कोर्सेज हमारे ऐप के अंदर उपलब्ध है विद्यार्थियों। प्ले स्टोर से RP स्टडी आपको डाउनलोड करें और आज ही दोस्तों तैयारी स्टार्ट कीजिए। अगर पेमेंट किसी और से करना है तो हेल्पलाइन नंबर से कांटेक्ट करें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो। अगर आपका 12th के बाद गवर्नमेंट जॉब है, कौन कौन सी होती है, कैसे तैयारी करें, वो सब जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर मैसेज करो कि सर ग्रुप में जोड़ दो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से ग्रामीण बस्ती का प्रकार है ना। ग्रामीण बस्तियां कौन कौन सी होती है विद्यार्थियों? तो ग्रामीण बस्तियों में देखिए गुच्छित होती है, अर्धगुच्छित होती है और पल्लीकृत होती है। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या रहेगा? ये सभी। अगला है नंगला क्या होता है? कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। नंगला, तो नंगला दोस्तों है पल्लीकृत बस्तियों का स्थानीय नाम है। कैसी बस्तियां दोस्तों? पल्लीकृत बस्ती होती है, उसका स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? नंगला कहते हैं। अगला विद्यार्थियों, वह भूमि जिस पर फसलें उगाई वो काटी जाती है। ऐसी भूमि जिस पर फसलें उगाई और काटी जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं निवल बोया छत्र। क्या कहते हैं दोस्तों? निवल बोया छत्र है वो कहा जाता है। अगला, अगर आपको ये क्लास दोस्तों पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी बचे हुए पेपर है उनके भी मैं ऐसे क्वेश्चन लेके आऊँगा और भूगोल के आंसर की भी आपको एग्जाम के बाद है वो करवाऊंगा और दिखाऊंगा कितने क्वेश्चन हमारी क्लासेस से आए, ठीक है। बाकी आगे BSTC है, CET की तैयारी है, वो भी यूट्यूब पे करवाई जाती है हमारे यहाँ पर, ठीक है। निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? बताओ भैया, रबी की फसल कौन सी है दोस्तों? तो वो है गेहूं। गेहूं क्या है दोस्तों? एक रबी की फसल है। अगला, हरियाली कार्यक्रम का संबंध किससे है? हरियाली कार्यक्रम का संबंध अगर आपसे पूछे साथियों तो इसका संबंध है जल संसाधन से। किससे है दोस्तों? जल संसाधन से। अगला, नीरू मीरू कार्यक्रम किस राज्य से संबंधित है? देखिए नीरू मीरू का प्रश्न पिछली बार भी आया था दोस्तों, ठीक है ना। तो नीरू मीरू कार्यक्रम का संबंध है आंध्र प्रदेश से। किससे है विद्यार्थियों? आंध्र प्रदेश से। अगला, भारतीय राष्ट्रीय जल नीति, बिल्कुल ये जल नीति है, फटाफट कमेंट करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय जल नीति कब घोषित हुई थी? तो ये हुई थी 2002 के अंदर, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है लिग्नाइट, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर रानीगंज, हाँ यहाँ पर तो आपसे पूछा क्षेत्र कौन सा है, बिल्कुल। तो भारत का सबसे बड़ा दोस्तों कोयला क्षेत्र है वो है अपना झरिया, ठीक है ना। ये झरिया है, झरिया दोस्तों है ये भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा कोयला कहलाता है? बिल्कुल भूरा कोयला किसे कहते हैं विद्यार्थियों? तो भूरा कोयला है वो लिग्नाइट को कहा जाता है, ठीक है। अगला, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना अगर आपसे पूछ ली जाए एग्जाम में तो वो हुई थी 1948 में। कब हुई थी? 1948। अगला है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना कब स्टार्ट हुई? इंदिरा गांधी नहर परियोजना दोस्तों स्टार्ट हुई थी 31 मार्च 1958 को, ठीक है। अगला,
द लिमिट टू ग्रोथ पुस्तक के लेखक कौन है? कमेंट करेंगे दोस्तों। द लिमिट टू ग्रोथ पुस्तक है, इसके लेखक है आपके मिडोम या मिडोस और अन्य, ठीक है ना, मोडोस या मिडोस आप कह सकते हो, जो क्या है विद्यार्थियों, द लिमिट टू ग्रोथ के लेखक है। अगला, भारत में रेल सेवा कब शुरू हुई? देखिए मेरे विद्यार्थियों, भारत की जो रेल सेवा के बारे में प्रश्न आता है तो ये स्टार्ट हुई थी 1853 में, ठीक है ना। भारत में रेल सेवा 1853 में स्टार्ट हुई। सबसे सस्ता परिवहन कौन सा है? देखिए विद्यार्थियों, वायु परिवहन, जल परिवहन, स्थल परिवहन, पाइपलाइन। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे महंगा तो वायु परिवहन है और सबसे सस्ता है वो है जल परिवहन, ठीक है। महानदी डेल्टा कहाँ पर है? बिल्कुल फटाफट कमेंट करेंगे। महानदी डेल्टा पतन है वो है पारादीप में। कहाँ पर है दोस्तों? पारादीप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्वनि के मापक की इकाई है, बिल्कुल ध्वनि को मापने की इकाई होती है वो दोस्तों कौन सी होती है? तो बिल्कुल ध्वनि को डेसिबल में, मतलब डीबी के अंदर नापा जाता है, ठीक है। धरातलीय जल में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ने का कारण क्या है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके अंदर उर्वरक से क्या होता है? नाइट्रेट की मात्रा है वो बढ़ जाती है, ठीक है। अब देखिए, तो मैंने कुल आपको यहाँ पर 35-36 क्वेश्चन दोस्तों हैं वो MCQ यानी अब शब्द वाले करवा दिए हैं। मुझे पूरी आशा है कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन भर भर के आपको है वो सीधे यहाँ से मिल जाएंगे। अगर आपका कोई दोस्त और 12th में पढ़ रहा है तो उसको भी क्लास सेंड कर देना, उसका भी भला हो जाएगा, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे खाली जगह। खाली जगह भी देख लेंगे, पीछे कुछ नहीं छोड़ेंगे दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है ना। काफ़ी विद्यार्थी होशियार होते हैं 12th वगैरह में, बट आगे जाके उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है क्योंकि उनका मार्गदर्शन सही नहीं होता है। बिल्कुल मेरा एक ही काम है, आप 12th के बाद किस तरीके से आप किस फील्ड में जाना चाहते हो मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। एक वीडियो लेके आऊँगा 12th के बाद क्या करें, और अगर आपको टीचर बनना तो क्या करना पड़ेगा, ग्राम सेवक बनना तो क्या करना पड़ेगा, पुलिस बनना तो क्या करना पड़ेगा, सारे वीडियो मैं आपको दूंगा। बेफिक्र रहो, आप सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अगला है दोस्तों, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, चलिए करते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति। 1990 के दशक में भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद का उदय हुआ था, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। एशिया का जन घनत्व कितना है दोस्तों? तो एशिया का जन घनत्व है 146, ठीक है। वर्दी का अर्थ मात्रात्मक परिवर्तन होता है, ठीक है। हाँ, मिश्रित कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन क्रिया होती है। मिश्रित कृषि किसे कहते हैं? जिसके अंदर फसल भी उगाते हैं और दोस्तों क्या होता है, साथ में पशुपालन भी होता है, ठीक है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि भी कहा जाता है, ठीक है। अंतरिक्ष से सूचना प्रसारण का उपग्रह कार्य करता है दोस्तों, ठीक है ना। अंतरिक्ष से सूचना का प्रसारण कौन करता है? उपग्रह संचार करता है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के सहारे बनाई गई सड़कें क्या कहलाती है? जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा होती है, ठीक है ना, जैसे राजस्थान की सीमा पाकिस्तान के साथ लग रही है और उसके सहारे सारे अपन सड़क बनाएंगे तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे सीमावर्ती सड़क, ठीक है। अगला, नहर में कुल 6 जलबंधक यंत्र है, तो वो पन्नामा नहर में दोस्तों हैं, ठीक है। हाँ, ग्रीशियन के अनुसार देश में 179 भाषाएं हैं और 544 बोलियां हैं दोस्तों, ठीक है ना। ग्रीशियन है, इन्होंने विद्यार्थियों बताया है कि अपने देश में कितनी भाषा हैं? 179 भाषा हैं और 544 बोलियां हैं, ठीक है। भारत की पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई थी दोस्तों? तो भारत की पहली संपूर्ण जनगणना 1881 में संपन्न हुई थी, ठीक है। अगला, भारत की ग्रामीण बस्तियों को कितने प्रकार में बांटा है? तो भारत की जो ग्रामीण बस्तियां हैं उनको टोटल 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में दोस्तों बांटा है? 4 भागों में। चाय एक है, चाय क्या है दोस्तों? एक रोपण कृषि है, ठीक है। अगला है चाय निर्यातक देशों में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्यारे विद्यार्थियों, चाय निर्यातक में पूरे विश्व में भारत का दूसरा स्थान है, ठीक है। अगला, भारत का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य, बिल्कुल भारत में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन है वो कर्नाटक से होता है, ठीक है। भारत में रबी की फसल कब बोई जाती है दोस्तों? तो इसको बोते हैं अक्टूबर से नवंबर के मध्य, ठंड के महीनों में, ठीक है। आभूषणों को सुदर्शता व प्रदान करने के लिए स्वर्ण के साथ क्या मिलाया जाता है? बिल्कुल, आभूषण को अगर मजबूत करना है विद्यार्थियों, उसके लिए क्या करते हैं? आभूषण के अंदर तांबा मिलाया जाता है, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम है वो हरिके बैराज से होता है, ठीक है। न्यू मंगलोर पतन कहाँ पर है दोस्तों? तो ये है कर्नाटक में। कहाँ पर है दोस्तों? कर्नाटक में। कोलकाता पतन है ना, किस नदी पर है? तो ये दोस्तों हुगलो नदी पर है। अच्छे से इन सबको देख लेना,
अगर आपको एक बार देखने में क्लास याद नहीं होती है तो क्लास वो 5-6 बार देख लो, बट मैं कहता हूँ ये क्लास दोस्तों आपके एग्जाम में 30 से 40 प्लस नंबर की है, 40 से 50 नंबर की ये क्लास दोस्तों है। मात्र में देखो, अगर आपको 10-15 मिनट में इतने नंबर मिल रहे हैं ना, तो कितना फायदे की बात है ये तो, ठीक है ना। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। अगला है दोस्तों इंदिरा गांधी नहर, जिससे पहले राजस्थान नहर की भी कहा जाता है, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर का प्राचीन नाम है राजस्थान नहर। हरियाली केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित जल समर विकास परियोजना है, ठीक है। भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है और विश्व में भारत का जनसंख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है, ठीक है। कुंड अथवा टांका क्या है? बिल्कुल खाली जगह दोस्तों आपकी होगी कंप्लीट। अब अपन क्या पढ़ेंगे? अब अपन पढ़ेंगे अतिलोकरात्मक क्वेश्चन पढ़ेंगे विद्यार्थियों। कुंड और टांका क्या होता है? तो आपको लिखना है राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण है ना ढांचे, जिन्हें कुआं या दोस्तों क्या कहते हैं? टांका कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कुंड या टांका कहते हैं। और आपको खाली नहीं छोड़ना है, कोई भी प्रश्न दोस्तों बोर्ड के एग्जाम में खाली मत छोड़ना, जितना हो सके उतनी कॉपी भर के आना है, ठीक है। हाँ, आप्रवास किसे कहते हैं? तो देखिए, प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? आप्रवासी कहते हैं, ठीक है। कोंकण रेलवे पर टिप्पणी लिखिए दोस्तों। कोंकण रेलवे पर टिप्पणी लिखनी है दोस्तों। कोंकण रेलवे को अभियंत्रिकी का अनूठा चमत्कार माना जाता है। इस मार्ग पर 2000 पुल, ठीक है ना, 91 सुरंग, 164 नदी धाराओं को पार करता है। 1998 में निर्मित कोंकण रेलवे में है ना, कोंकण रेलवे 760 किलोमीटर लंबा है। ये महाराष्ट्र के रोवा को कर्नाटक के बेंगलोर से जोड़ता है, ठीक है। अगला है WECD का पूरा नाम। देख लेना, मैं जो आपको नाम पूरा नाम बता रहा हूँ ना, उनमें से एक पूरा नाम पक्का आएगा। विश्व पर्यावरण विकास आयोग, ठीक है, ये इसका दोस्तों क्या है? पूरा नाम है। अगला है ITDP का फुल नाम। बिल्कुल, ITDP का फुल फॉर्म दोस्तों अगर आपसे पूछे तो समन्वित जनजातियां विकास परियोजना है, ठीक है। अगला है सापडा का पूरा नाम। लघु कृषक विकास संस्था है दोस्तों ये, ठीक है। अगला है MFD का पूरा नाम, सीमांत कृषक विकास संस्था। सिंचाई किसे कहते हैं? वर्षा की कमी या अभाव के कारण शुष्क मौसम में खेतों के कृत्रिम जल की आपूर्ति की क्रिया क्या कहलाती है? सिंचाई कहलाती है दोस्तों। गहन सिंचाई की प्रमुख समस्या बताइए दोस्तों। तो गहन सिंचाई क्या होता है? बिल्कुल, मृदा में लवणता आ जाती है, ठीक है। अगला है दोस्तों CPCB का पूरा नाम क्या होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका पूरा नाम है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ठीक है। भारत में कॉफी की कृषि निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में की जाती है दोस्तों? कॉफी देखिए, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिमी घाट की उच्च भूमि पर इसकी दोस्तों कृषि की जाती है। देश के समस्त कॉफी उत्पादन का 2/3 से अधिक दोस्तों भाग है वो कर्नाटक में आता है, ठीक है। अगला, भारत में विश्व के कितने प्रतिशत अनाज का उत्पादन होता है? तो विश्व का लगभग 11% अनाज है वो अकेला भारत दोस्तों देता है, ठीक है। अर्ध गुच्छित बस्तियां क्या होती है? ऐसी बस्ती किसी एकांकी बस्ती से सीमित क्षेत्र में गुच्छित बस्ती गुच्छित होने के कारण निर्मित होती है। मतलब आपको यहाँ पर देखिए, अर्ध गुच्छित, ऐसी बस्ती किसी एकांकी बस्ती सीमित क्षेत्र में दोस्तों गुच्छित होने के कारण निर्मित होती है। गुजरात के मैदान तथा राजस्थान के कुछ भागों में इस प्रकार की बस्तियां हैं वो मिलती है प्यारे साथियों, ठीक है। जेंडर संवेदनशीलता क्या है? मानव में विशेष रूप से जेंडर के आधार पर होने वाले भेदभाव, अलगाव तथा बहिष्कार से होने वाले दुष्प्रभावों को ध्यान में रखकर राष्ट्र सरकार द्वारा समाज द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं, जिसे जेंडर संवेदनशीलता के प्रति बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। जन संचार के माध्यम कौन कौन से हैं? रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र और टेलीफोन, ठीक है ना। विश्व में चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्रों में उभरते देशों के नाम लिखिए। चिकित्सा क्षेत्र में भारत है, थाईलैंड है, सिंगापुर है और मलेशिया है। व्यावसायिक सेवाओं के उदाहरण बताइए। व्यावसायिक सेवाएं देखिए, स्वास्थ्य की देखभाल करना, अभियंत्रिकी विधि प्रबंधन आदि, ठीक है। अगला, नोड किसे कहा जाता है? दो या दो से अधिक मार्गों का संधि स्थल है ना, एक उद्गम बिंदु तथा गंतव्य बिंदु और मार्ग के सार एक बड़ा कस्बा दोस्तों क्या कहलाता है? नोड कहलाता है। द्वितीयक क्रियाएं किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। प्रकृति में पाए जाने वाले कच्चे माल को परिकृत मूल्यवान बनाना द्वितीयक दोस्तों क्रिया कहलाता है। इसमें विनिर्माण है, प्रसंस्करण है, निर्माण है, ये दोस्तों इसके अंदर आते हैं, ठीक है। यंत्रीकरण से क्या तात्पर्य है? यंत्रीकरण से तात्पर्य है कि
किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए मशीनों का प्रयोग करते हैं उसे बोलते हैं यंत्रीकरण। ऋतु प्रवास किसे कहते हैं दोस्तों? पशु चारकों द्वारा ऋतु के अनुरूप पशुओं को लेकर दोस्तों वो क्षेत्रों की प्रवास यात्रा करते हैं। ठीक है, जैसे जिस तरीके से जहाँ ठंडा मौसम होता है, जहाँ पर अधिक घास होती है, वो अपने पशु लेकर वहाँ चले जाते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। वृद्धि और विकास में अंतर क्या है दोस्तों? देखिए, वृद्धि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की होती है, परंतु विकास गुणवत्ता और सकारात्मक में परिवर्तन होता है। वृद्धि मात्रात्मक और निरपेक्ष होती है, जबकि विकास गुणात्मक और मूल्य सापेक्ष होता है। ठीक है, ये प्रश्न पक्का आएगा। मानव विकास क्या है, स्पष्ट कीजिए। मानव विकास लोगों के जीवन में सुधार लाता है, उनके विकल्पों में वृद्धि करता है। किसी देश के लोगों द्वारा है ना जीवन की गुणवत्ता आनंद लेते हैं, उन्हें अवसर उपलब्ध करवाते हैं, वह स्वतंत्रता को भोग करते हैं। जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं विद्यार्थियों? किसी क्षेत्र में निश्चित अवधि के दौरान बचे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन आना क्या कहलाता है? जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल। अगला है राजनीतिक भूगोल के दो उपक्षेत्र बताइए। तो राजनीतिक भूगोल के दो उपक्षेत्र है निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल। ठीक है, तो आज के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों मैंने आपको करवा दिए। और भी अगर आपके भूगोल को क्वेश्चन चाहिए तो मेरे को कमेंट करना, मैं और भी ऐसी क्लास लेके आऊँगा दोस्तों। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस क्लास में से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। 40 से 50 नंबर का आपको मैटर है, वो ये 15-20 मिनट में आपको दोस्तों मिला है। तो अच्छे से इनको याद करना विद्यार्थियों। बाकी मैं मिलता हूँ आपको अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत। अगर आप 12th के बाद BSTC CET करना चाहते हो तो RP स्टडी आपको डाउनलोड कर लो, सब्सक्राइब कर लो। अगर ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो इसमें मैसेज करना, सर ग्रुप में जोड़ दो 12th पास या 12th एग्जाम दिया अभी। ठीक है, तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।